गांव रतनपुर की कच्ची गलियों में एक मिट्टी और बांस से बनाई झोपड़ी थी, जहां दो बहन ज्योति और जया रहती हैं और जिनके माता पिता 15 वर्ष पहले ही इस दुनिया को छोड़कर स्वर्गवासी हो गए। दीदी, तुमने देखा ना आज फिर वो काली बिल्ली मुझे घूर रही थी। पता नहीं इस गांव के जानवर भी मुझे देख के डरते हैं या सच में मैं कुछ ज्यादा ही सुंदर हो गई हूँ। अरे जानवरों को ये सब क्या ही पता होगा पगली, लेकिन तेरी बातें सुनकर लगता है तेरी तारीफ करने वाला कोई और नहीं मिला इस गांव में, इसीलिए तो तू खुद ही शुरू हो गई। और सुन, सुंदरता से पेट नहीं भरता। कल सुबह मिट्टी के बर्तन लेके बाजार जाना है। आज तो बर्तन पूरे तैयार हुए ही नहीं। अब जरा काम के बातों पे भी ध्यान दे। तुम हर बार मेरी बातों का मजाक क्यों बनाती हो दीदी? क्या हक नहीं है मुझे थोड़ा हंसने, थोड़ा सपने देखने का? बस काम काम काम। ये घर, ये झोपड़ी, ये फूटी चप्पलें, ये सब कब तक दीदी? हक तो सबका होता है जया, पर अनाथ के सपनों की कीमत कोई नहीं देता। हम जैसे लोग जब तक 2 वक्त की रोटी जोड़ लेते हैं वही जीत है। और हाँ, जब माँ बाबा गए थे तू बहुत छोटी थी। उस दिन से मैं तेरी माँ भी बनी और बाप भी। अब तू मुझे जो भी कह, पर मुझे तुझे इस दुनिया के कठोरता से बचाना है। लेकिन कब तक दीदी? अब मैं भी बड़ी हो गई हूँ, तो किस बात का डर? गांव में बाकी सब लड़कियां कितने मजे करते हैं, घूमने जाते हैं, मेला लगे तो मेला देखते हैं। बस एक मैं और तुम ही है जो यहाँ घर में ही रहते हैं। अरे नादान मत बन, तुझे कितनी बार समझाऊं, हमारे नसीब में ये सब नहीं है। गांव के अन्य लड़कियों के माँ बाप हैं, उनको वे लोग अच्छी जिंदगी दे रहे हैं, लेकिन हमें तो अपनी जिंदगी को खुद ही ठीक करनी होगी ना। यही सब बोलने के थोड़े समय बाद ज्योति अपने काम में लग जाती है। उसी गांव में जमींदार हरिचंद्र और उसका परिवार रहता था। परिवार में था जमींदार, उसकी पत्नी और कुछ ही दिन पहले शहर से लौटा उसका बेटा कमल। जमींदार और जमींदार का बेटा लालची किस्म का था। वे दोनों सिर्फ अपने ही बारे में सोचते थे। कमल थोड़ा शरीर से सुंदर लेकिन हवाबाजी करने वाला और घमंडी युवक था। रात को जया ज्योति से रसोई में बोलने लगती है। दीदी, कमल गांव में लौट आया, याद है ना? जो हमारे साथ आम के पेड़ से गिर गया था और फिर तुमने उसे मरहम लगाकर संभाला था। हाँ याद है, पर अब तो उसके बारे में क्यों बोल रही है? वो जमींदार का इकलौता वारिस है। उसकी दुनिया अब हमसे बहुत दूर है। उसके घर के दरवाजे हम जैसे गरीबों के लिए खुले नहीं रहते। और वो कमल, सुनने में आया है कि वो भी अपने लालची पिता की तरह ही बन गया है। तू उससे कभी मत मिलना। वो बचपन से ही थोड़ा घमंडी था। लेकिन दीदी, वो हमारे बचपन का दोस्त था और कितने बरसों बाद वो गांव लौटा है। दीदी, क्या सब कुछ बदल जाता है जैसे ही कोई आदमी धन दौलत और उम्र से बड़ा बन जाए? क्या दिल के रिश्ते भी पैसे से तोले जाते हैं? हम जैसे लोग जया दिल से सोचते हैं और वही गलती करते हैं। जिनके पास जमीन, रुतबा और लालच होता है, उनके लिए रिश्ते सिर्फ एक रास्ता होते हैं अपने मतलब तक पहुंचने का। बस इतना समझ ले और बाकी बातों से दूर रह। दीदी की सख्ती से जया चुप हो जाती है और थोड़े समय बाद दोनों बहनें रात का खाना खा के सोने जाते हैं। अगले दिन ज्योति सारे मिट्टी की बर्तन बाजार में बेचने के लिए जाती है और यहाँ जया मिट्टी के बर्तन बनाने लायक कुछ मिट्टी एक छोटी सी बाल्टी में लाती हुई रास्ते में कमल से मिलती है। जया, अब भी वैसी ही हो, उतनी ही मासूम, उतनी ही प्यारी। और तुम्हारी वो बड़ी बहन ज्योति, वो कैसी है? बहुत दिनों से उससे भी तो नहीं मिला। अभी भी वही गुस्से वाली है या अब शांत हो गई है? अरे नहीं नहीं, दीदी तो हमेशा से ही प्यारी है और वो बस तुम्हारे साथ थोड़ी सी सख्त थी क्योंकि तुम भी तो बहुत शरारती थे। बचपन के खेल खुद में तो अनबन होता ही है जया।
लेकिन मैं अब वो पहले वाला शरारती लड़का नहीं हूं। ये छोड़ो, तुम ये बताओ, इतनी सुंदर कैसे हो गई तुम? अपनी सुंदरता के रहस्य हमें भी तो बताओ। और तो और, ये साड़ी में तो और भी सुंदर लग रही हो तुम। कमल की मीठी मीठी बातों से जया शर्मा जाती है और ऐसे हाथ में मिट्टी की बाल्टी लिए थोड़ी शर्म भी महसूस करती है। और फिर जया अपना सिर झुकाए बोलती है, मुझे घर जाना है कमल। दीदी इंतजार कर रही होंगी और मुझे बहुत काम भी है। मैं चलती हूँ। ये बोल के जया घर चली जाती है। घर जाके जया देखती है कि ज्योति बाजार से घर आ गई थी और जया को ज्योति देख के बोली, कहाँ थी इतने देर? और हाँ, मैं देख रही हूँ आज तेरी आंखें कुछ और ही कह रही हैं। बता जया, क्या बात है? हाँ, कमल से मिली थी मैं और जानती हूँ तुम क्या सोच रही हो। तुम हमेशा शक करती हो दीदी। तुम्हें तो कोई अच्छा लग ही नहीं सकता क्योंकि तुम्हारा दिल पत्थर जो बन चुका है। लेकिन मैं अब खुद के लिए सोचना चाहती हूँ। मैंने अपनी जवानी तुझ में लगा दी जया। माँ बनकर पाला है तुझे। तेरी आंखों में आंसू ना आए, इसलिए मैंने अपनी रातें रोते हुए बिताई। अगर मेरी सख्ती तुझे कैद लगती है तो माफ कर देना बहन, लेकिन मुझे डर है कि तुझसे वो सब छिन न जाए जो हमने रेत में बटोर कर बनाया है। और जया, तू अब ऐसा क्या अपने लिए अच्छा सोचना चाहती है जो मैंने तेरे लिए नहीं किया? ज्योति के ये सब बोलने पर जया चुप हो गई और उसने बात को टालकर बोला, नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। छोड़ो ना ये सब। मैं ये मिट्टी रख के रसोई घर में जाती हूँ। दोपहर की सब्जी भी तो बनानी है। और हाँ दीदी, तुम मुझे देर से आने के लिए आज माफ कर देना। ये बोल के जया अपनी दीदी से आंखें चुराकर मिट्टी की बाल्टी रख के घर के भीतर चली जाती है। थोड़े समय बाद रात गहरी हो जाती है। बाहर चांद है और दोनों बहनों के बीच पहली बार दीवार सी खड़ी होती है। दोनों रात को ज्यादा बात भी नहीं करते हैं। सुबह का वक्त, झोपड़ी में हल्की हलचल है। ज्योति आंगन में बर्तनों के लिए मिट्टी तैयार कर रही है। जया चुपचाप चारपाई पर बैठी है, आंखें सूजी हुई हैं। थोड़े समय बाद जया भी आंगन में आई और ज्योति के पास खड़ी हो गई। रात को ठीक से नींद आई कि नहीं? सुबह से तुझे देख रही हूँ, आंखें पथरासी गई हैं। कुछ कहना चाहती है क्या? कहना तो बहुत कुछ होता है, लेकिन कहती भी तो तुम सुनती नहीं दीदी। तुम्हें तो लगता है कि मैं हर समय कोई गलती ही करती रहती हूँ। नहीं जया, तू मुझे गलत समझ रही है। गलती से ज्यादा मुझे तेरे टूटने का डर है जया। तुझे पता भी है तू कितनी मासूम है। मैं जानती हूँ तुझे भी गांव के बाकी लड़कियों की तरह घूमने जाने का मन है। तेरी बहुत से सपने हैं, लेकिन जया तू खुद ही सोच के देख हमारी हालत कैसे है। हमें अपने सपनों से पहले अपने घर के बारे में सोचना होगा। मैं जानती हूँ दीदी, लेकिन हमें काम के बीच में भी तो अपने सपनों को पूरा करने की सोचना चाहिए। लेकिन तुम तो जैसे ये सब भूल ही गई हो। दीदी, मैं घर के काम भी करूंगी और अपने खुद के जीवन में भी ध्यान दूंगी, भले ही तुम इसके लिए राजी हो या नहीं हो। ज्योति को लगा था कि जया आके उसके साथ अच्छे से बर्ताव करेगी और उनकी परेशानियों को समझेगी, लेकिन जया के मन में तो अपने दीदी के लिए गलत भाव घर कर गई है। और ये देख के ज्योति को बहुत दुख होता है और वो दुखी स्वर में बोलती है, चलो अब तू बड़ी हो गई है, खुद के समझ से ही सब करने लगी है। ठीक है, तुझे जो करना तू कर, लेकिन मुझे घर की ही सोचना होगा। लेकिन याद रखना, इस दुनिया में बिना मतलब कोई किसी के पास नहीं आता। तुम्हें क्या लगता है दीदी, मैं इतनी नादान हूँ कि कुछ समझती ही नहीं? मैं अपना ध्यान खुद रख लूंगी दीदी। एक बार